गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग के ऊपर एक तरह से इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। देखिए, शिक्षण जो प्रक्रिया है ये एक अंतः प्रक्रिया, इन सोद्देश्य प्रक्रिया है जो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और फिर यह कार्य करवाया जाता है। जो छात्रों के व्यवहार में एक निश्चित प्रकार के व्यवहारों को लाने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि संपादित की जाती है। तो इसको कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे शैक्षिक उद्देश्य। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण प्रक्रिया के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे हम कहें कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोगी उद्देश्य, कौशलात्मक, रुचि, अभिवृत्ति, इससे संबंधित बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रकरण पढ़ाते हैं, तो उसको पढ़ाने के साथ में हमारे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करवाना, ये स्टूडेंट्स उसके बारे में जानकारी हासिल करें, ये हम उद्देश्य लेकर के चलते हैं। कुछ उद्देश्य होते हैं जो किसी विषय से संबंधित होते हैं, जिनको हम सामान्य उद्देश्य के नाम से जानते हैं, और कुछ उद्देश्य होते हैं जो उस टॉपिक से या उस प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम विशिष्ट उद्देश्यों के नाम से जानते हैं। तो इसके कुछ शैक्षिक उद्देश्य होते हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षण के कार्य को, ये जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, जिस तरह का हमारा उद्देश्य होगा, उद्देश्य के प्रति जिस तरह की हमारी स्पष्टता होगी, उसी तरह का कार्य, या हम ये कहें कि उसी तरह की सफलता हमें मिलेगी। तो शैक्षिक उद्देश्य शिक्षण के कार्य को एक तरह से प्रभावित करते हैं कि वो कार्य अच्छा हो या अच्छा नहीं हो पाए, तो उसके पीछे जो भी होगा वो शैक्षिक उद्देश्यों का रोल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं छात्रों का मनोशारीरिक स्तर, या अपन ये कहें कि बालकों का मनोशारीरिक स्तर। बालकों का जो मनोशारीरिक स्तर होता है, ये भी डिपेंड करता है उनके शिक्षण के ऊपर, उनका प्रभाव डालने के ऊपर। जो भी शिक्षण कार्य आप करवा रहे हैं, यदि आप स्वयं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। जिनको भी आप शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, यदि वो बालक भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका जो अधिगम का कार्य होगा, या मैं ये कहूं कि उनका जो शिक्षण कार्य होगा, वो एक तरह से प्रभावी होगा। तो ये भी शिक्षण के ऊपर प्रभाव डालता है। इसी तरह से हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में होता है, चाहे वो शिक्षक हैं या फिर शिक्षार्थी हैं। हर एक शिक्षक में अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग तरह का उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और ऐसे जितने भी कक्षा में स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसी के आधार पे हर एक बालक की और हर एक शिक्षक की एक तरह से कैपेसिटी होती है कि वो अपनी बात को किस तरह से पहुंचाते हैं और वो किस तरह से उस कार्य को ग्रहण कर पाते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का भी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी शिक्षण कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में हम देखते हैं विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर। विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर। विषय वस्तु का जो स्वरूप होता है कि जो विषय वस्तु है वो किस तरह की बनी हुई है और वो किस लेवल की है। आप जिन स्टूडेंट्स को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के स्तर के अनुकूल वो
वो विषय सामग्री है या नहीं है। यदि वो उनके स्तर के अनुकूल है तो स्वाभाविक है कि उनका शिक्षण कार्य अच्छा होगा, प्रभावी होगा, वो उनके अधिगम के अकॉर्डिंग होगी। और यदि शिक्षण कार्य वो विषय वस्तु का स्वरूप अच्छा नहीं है, वो उनके स्तर के अनुकूल नहीं है, तो उनका शिक्षण कार्य भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में ये भी है कि विषय वस्तु का स्वरूप और उसका जो लेवल है वो भी डिपेंड करता है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता। भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता। देखिए, शिक्षण कार्य को प्रभावी करने में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता का होना और नहीं होना ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो भी शिक्षक है उसको पढ़ाने के लिए किन किन विषय वस्तु की आवश्यकता है, उसको क्या क्या चाहिए, यदि वो उसके स्तर के यदि वो उसके पास में है तो भी वह अपना शिक्षण कार्य प्रभावी करा पाएगा। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि भौतिक जो सुविधाओं की उपलब्धता है, शिक्षक के पास में किस तरह की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है। यदि उसके पास वो जो कुछ चाहिए शिक्षण कार्य के लिए यदि उसके पास अवेलेबल है तो उसका जो शिक्षण कार्य होगा वो सरस होगा, सुचारू होगा और उसमें एक अच्छा हस्तांतरण आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्रभाव भी उसके शिक्षण कार्य के ऊपर पड़ता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कक्षा का वातावरण, यानी कि शिक्षण कार्य को प्रभावी करने में कक्षा का वातावरण भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कक्षा का वातावरण यानी कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है। कक्षा के वातावरण में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कक्षा का वातावरण, उस कक्षा में स्टूडेंट्स के बैठने की कैसी व्यवस्था है, उस कक्षा में रोशनी आदि की व्यवस्था भी है या नहीं है, पंखे वगैरह भी है या नहीं है, और शिक्षक के लिए उस कक्षा में ब्लैक बोर्ड वगैरह की भी सुविधा है या नहीं है। इन सब से मिलकर के कक्षा का वातावरण क्या होता है, तैयार होता है। तो जहां पे हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें कक्षा का वातावरण डिपेंड करता है कि उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स और टीचर के लिए अवेलेबल है या नहीं है। यदि है तो उसका प्रभाव अच्छा जाएगा, इफेक्टिव होगा, और यदि नहीं है तो उसका प्रभाव बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए एक तरह से नुकसानदायक साबित होगा। तो शिक्षण को प्रभावित करने में इसका भी एक तरह से अहम योगदान है। इसी तरह से हम देखते हैं शिक्षक की योग्यताएं। शिक्षक की योग्यताएं, देखिए शिक्षक की योग्यता से मतलब क्या है। शिक्षक की योग्यता से मतलब है कि जो शिक्षक जिन प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण कार्य करवा रहा है वो उस तरह का शिक्षण कार्य करवाने के योग्य है भी या नहीं है। जैसे मान लीजिएगा आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड को पढ़ाने के लिए कम से कम एमएड होना जरूरी है। एमए प्लस एमएड होना उस जरूरी है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि शिक्षक के पास योग्यता होती है, लेकिन योग्यता होते हुए भी वो अपनी बात को स्टूडेंट्स के सामने जब रखता है तो स्टूडेंट्स उस कार्य को समझ नहीं पाते हैं, तो वो भी उसकी एक कमी है। यानी कि एक योग्यता के साथ साथ में एक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसमें सामर्थ्यता भी होनी चाहिए अपनी बात को रखने की, कि बच्चे उसको आसानी से समझ सके। बहुत सारी योग्यता होते हुए भी और यदि उसके शिक्षण कार्य से बच्चे खुश नहीं है, वो उसके शिक्षण कार्य से प्रभावी नहीं है, तो उसका मतलब उसमें उस तरह की योग्यता नहीं है जो उसमें होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब एक शिक्षक में अपनी बात को रखने का तरीका भी होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स उसको अच्छे से ग्रहण कर सके, और उसमें उस क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता भी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड उसको जो भी कोर्स चाहिए वो किया हुआ होना भी चाहिए, तभी उसके अंदर उस तरह का शिक्षण कार्य कराने का एक तरह से मादा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये भी इसके प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि शिक्षण क्रिया का नियोजन। शिक्षण क्रिया का नियोजन।
देखिए, जब तक शिक्षक की कोई प्लानिंग नहीं होगी और वह कोई कार्य करवा रहा है तो वो कार्य प्रभावी नहीं होगा। निश्चित है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं बिना प्लानिंग के कोई कार्य शुरू कर देते हैं तो उसका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आएगा। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि वो जो भी कार्य करवा रहा है तो उसकी पहले रूपरेखा तैयार करे, उसकी प्लानिंग तैयार करे। मेरे को ये कार्य किस तरह से करवाना है, क्यों करवाना है, कैसे करवाना है, किनको करवाना है, तब जाकर के वो कार्य पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। तो इस तरह की भी उसकी एक योजना होनी चाहिए जिससे कि उसका शिक्षण कार्य प्रभावी हो। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि स्वाध्याय की आदत, स्वाध्याय की आदत, यदि शिक्षक में और शिक्षार्थियों में इस तरह की आदत का विकास नहीं हो पा रहा है तो भी उसका शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा। एक शिक्षक को भी हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए और शिक्षार्थी को भी अध्ययनशील रहना चाहिए, तो ही मैं अपना शिक्षण कार्य अच्छे से कर पाएगा, उसको पूरा कर पाएगा। एक शिक्षण प्रविधि एवं बाल केंद्रित, यानी कि शिक्षण प्रविधि, शिक्षण प्रविधि, विधि और प्रविधि जो हम प्रयोग में लेते हैं उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जो शिक्षण विधि है वो बाल केंद्रित विधि है, बच्चों के स्तर के अनुकूल है या नहीं है, या फिर वो शिक्षक केंद्रित है, शिक्षण अपने अनुकूल लेकर के उनको चल रहा है, तो उसका भी सीखने और सिखाने के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षण प्रविधि भी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में आती है। एक हम बात करें कि पाठ्य वस्तु की उपयोगिता, हम जो भी कार्य करवा रहे हैं, जिस भी विषय को हम पढ़ा रहे हैं, उसका शिक्षार्थियों के लिए क्या उपयोग है, उनके जीवन में वो कहाँ काम आने वाली है। यदि हम किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी शिक्षण कार्य को शिक्षार्थियों के उपयोगिता से जोड़ करके हम उस कार्य को करवाते हैं तो वो कार्य उनके लिए प्रभावी होगा और आपका शिक्षण कार्य और हम जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं वो भी प्रभावशाली हो पाएगा। इसलिए ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें लास्ट में हम देखते हैं मूल्यांकन की, जहां पे बात करते हैं जो हम कह रहे हैं कि परिणाम। देखिए, परिणाम भी काफी कुछ डिपेंड करता है उसके शिक्षण कार्य पे। जैसा वो शिक्षण कार्य होगा उसका परिणाम उसी के अनुकूल होगा। जब तक हम ठीक प्रकार से पूर्व निर्धारित उद्देश्य से किस सीमा तक बालकों ने प्राप्त किए हैं, हम जो उद्देश्य लेकर के चले हैं हम उस किस सीमा तक बच्चों ने उसको ग्रहण किया है, जब तक हम ये नहीं जांच लेते तब तक हमारा शिक्षण कार्य बेकार है। तो जो मूल्यांकन है ये भी आपके अधिगम शिक्षण कार्य को एक तरह से प्रभावित करने वाला कारक है। तो आज हम इस कक्षा में आपने देखा है कि शिक्षण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, स्पष्ट है शिक्षक का एक दायित्व होता है कि वह शिक्षण को प्रभावित करने वाले ये जितने भी कारकों के बारे में हमने बात की है उनको ध्यान में रखते हुए और अपनी शिक्षण प्रक्रिया को करवाता है। तो उसके शिक्षार्थियों के ऊपर और उसका स्वयं का जो भी कार्य होगा वो एक तरह से अच्छा हो पाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए और फिर शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।